कहते हैं मंजिल थोड़ी कठिन है लेकिन हिम्मत नहीं हारेंगे, इतना तो भरोसा है खुद पर, इस बार बाजी मारेंगे। नमस्कार मेरे शेर शेरनियों, अगर आप भी क्लास 10th में हैं और आप भी सोच रहे हैं कि अब हम क्या पढ़ें, तो आपके लिए आपके यूट्यूब चैनल माँ स्टडी ऑनलाइन क्लासेस पर चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया गया है। 2011 ईस्वी से लेकर 2025 ईस्वी तक का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको यह ऑब्जेक्टिव सीरीज में मिल जाएगा। आप सारा ऑब्जेक्टिव सीरीज देखना ना भूलें। आप इससे कम तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। हम इस वादा के साथ आपको कह सकते हैं कि इसके बाहर आप ऑब्जेक्टिव का कोई भी सवाल नहीं आएगा। क्या है कि लगभग आज तक सारा भी क्वेश्चन आया है से क्वेश्चन बैंक से ही हर सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन का सारा VVI ऑब्जेक्टिव। और हम लिखे भी रखे हैं कि कौन सा सवाल किस वर्ष पूछा हुआ है, देख लीजिए। हर क्वेश्चन में हम लिखे हैं कि यह सवाल पूछा हुआ है, ताकि आपका विश्वास हो सके कि इतना आसान और इतना भारी भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है। अब डरने की कोई बात नहीं है। चलिए पहला क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम पर आधारित है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए में है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ऑप्शन नंबर बी है परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण, ऑप्शन नंबर सी है आपतन कोण बराबर विचलन कोण, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रकाश तरंग के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए ध्वनि तरंग, ऑप्शन नंबर बी पराबैंगनी तरंग, ऑप्शन नंबर सी विद्युत चुंबकीय तरंग, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन नंबर सी विद्युत चुंबकीय तरंग। क्वेश्चन नंबर 3, प्रकाश के कितने परावर्तन नियम होते हैं। तो आप ऑप्शन ए है आपका 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी 2। प्रकाश की किरण गमन करती है। ऑप्शन नंबर ए सीधी रेखा में, ऑप्शन नंबर बी टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन नंबर सी सभी दिशा में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सीधी रेखा में। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में क्या करती है, गमन करती है। क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चार्ज सबसे ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए कांच में, ऑप्शन नंबर बी पानी में, ऑप्शन नंबर सी लोहा में, ऑप्शन नंबर डी निर्वात में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा निर्वात में। कहते हैं आपका अगला छठा क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। कहते हैं ऑप्शन नंबर ए वास्तविक प्रतिबिंब, ऑप्शन नंबर बी काल्पनिक प्रतिबिंब, ऑप्शन नंबर सी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा समतल दर्पण के द्वारा हमेशा काल्पनिक ही प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर आपका है 7, कहते किस समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। ऑप्शन नंबर ए +1, ऑप्शन नंबर बी -1, ऑप्शन नंबर सी 0, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए +1। क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 8, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। ऑप्शन नंबर ए r बराबर 2f, ऑप्शन नंबर बी f बराबर r, ऑप्शन नंबर सी f बराबर r/4, ऑप्शन नंबर डी r बराबर f/2। तो आपका सही आंसर हो जाएगा r बराबर 2f। ऑप्शन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 9 कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन नंबर ए सीधा, ऑप्शन नंबर बी उल्टा, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी नंबर इनमें से कोई नहीं। आप लोग का हर साल पूछे हुए क्वेश्चन है, देखिए ये 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपका आंसर हो जाएगा काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होती है, तो सीधी रेखा में गमन करती है। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कहते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है। ये आपका 2015 में पूछा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए
अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल लेंस, ऑप्शन डी उत्तल लेंस। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 11, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है समतल दर्पण और ऑप्शन डी है सभी। तो हजामत बनाने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12, कहते हैं सर्च लाइट में किस दर्पण का उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जल्द से जल्द बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। सर्च लाइट में किसका उपयोग करते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। आपका क्वेश्चन नंबर 13, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? तो ऑप्शन ये भी देखिए 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। 14, निम्नलिखित में से किसका फोकस दूरी धनात्मक होती है? ऑप्शन नंबर ए समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी सभी। फोकस दूरी धनात्मक होती है। जल्द से जल्द बताइए आप लोग कि इसका फोकस दूरी धनात्मक होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। किसी कार के अर्धदीप में प्रयोग दर्पण निम्नलिखित में से कौन है? अवतल दर्पण, और बी आपका ऑप्शन है उत्तल दर्पण, सी आपका ऑप्शन है समतल दर्पण, डी आपका ऑप्शन है डी आपका है कोई नहीं। डी है कोई नहीं। जल्द से बताइए कि आपका ऑप्शन कौन है। कहते हैं कार के अर्धदीप में, तो आपका सही ऑप्शन होगा अवतल दर्पण। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 16, कहते हैं समतल दर्पण में फोकस दूरी होती है अनंत, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 50 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर हो जाएगा ए अनंत। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण के फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए परिवर्तक को मापने की जरूरत होती है। कहते किसी भी दर्पण में पर्दा पर बना प्रतिबिंब को नापने के लिए आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी को, ऑप्शन नंबर बी दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी को, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। कहते अगला क्वेश्चन नंबर 18, यदि किसी बीम के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? यह क्वेश्चन आपको 2014 में 2018 में पूछा गया है। ऐसी हम हर क्वेश्चन के बगल में लिखे हुए हैं कि कौन सा क्वेश्चन किस वर्ष पूछा गया है। आपका ऑप्शन नंबर ए में है वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन नंबर बी वास्तविक और सीधा, ऑप्शन नंबर सी आभासी और सीधा, ऑप्शन नंबर डी आभासी और उल्टा। 18 का आप जल्द से जल्द आंसर बताने का वास्तविक और उल्टा। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसका वक्ता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? 2018 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। आपका ऑप्शन है ए, आपका ऑप्शन नंबर ए है +8 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी -8 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी +16 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी -16 सेंटीमीटर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी +16 सेंटीमीटर। 20 क्वेश्चन आप देखिए। कहते किस दर्पण का प्रयोग बचदर्शी दर्पण के रूप में किया जाता है?
यह 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए में उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी में अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी में समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी में कोई नहीं। जल्द से जल्द इसका आंसर बताइए कि क्या होगा। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ए उत्तल दर्पण। कहते हैं 21 क्वेश्चन, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने। यह 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपका आंसर है ध्रुव पर, आपका बी ऑप्शन है अनंत पर, आपका सी ऑप्शन है वक्ता केंद्र पर, आपका डी ऑप्शन है फोकस पर। जल्द से जल्द कमेंट करिए वास्तविक और समान प्रतिबिंब बनाने के लिए। तो इसको हम रखेंगे वक्ता केंद्र पर रखेंगे। कहाँ रखेंगे? वक्ता केंद्र पर रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 की दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग होता है। देखिए 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2015 में, 2016 में, 2021 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में है समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी में है उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी में है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी अवतल दर्पण। कहते हैं उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ये देखिए 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला सीधा एवं आवर्धित, ऑप्शन नंबर बी उल्टा एवं आवर्धित, सी सीधा एवं ह्रस्व, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका 23 का सही आंसर क्या होगा? जल्द से जल्द कमेंट करें। आपका सही आंसर हो जाएगा सी सीधा एवं ह्रस्व बनेगा। कहते किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। कहते हैं ऑप्शन नंबर ए में उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी में अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी में समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी। जल्द से जल्द कमेंट करिए। हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो उत्तल दर्पण में होगा। कहते हैं अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है पहला धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर सी कभी धनात्मक और कभी ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर डी तो शून्य। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी ऋणात्मक। हमेशा कैसे होता है? ऋणात्मक। कहते हैं गोलीय दर्पण, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर देखिए 26, गोलीय दर्पण प्रातः पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। मुख्य फोकस, वक्ता त्रिज्या, ऑप्शन नंबर सी प्रधान अक्ष, ऑप्शन नंबर डी गोलीय दर्पण का द्वारक। तो 26 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका गोलीय दर्पण का द्वारक। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 27 दर्पण सूत्र है। देखिए 2023 में पूछा है, 2020 में पूछा है, 2021 में पूछा है। कहते हैं ए में 1/v + 1/u = 1/f, ऑप्शन नंबर बी में 1/v - 1/u = 1/f, ऑप्शन नंबर सी 1/f + 1/u = 1/v, ऑप्शन नंबर डी 1/f + 1/v = 1/u। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1/v + 1/u बराबर में 1/f, ऑप्शन नंबर ए। कहते हैं 28 नंबर एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है तो यह गोलीय दर्पण कौन सा है। यह क्वेश्चन 2023 में पूछा है, 2021 में पूछा है। ये ऑप्शन नंबर ए है उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। कमेंट करिए क्या होगा। तो आपका यह आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तल दर्पण। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। कहते हैं किस दर्पण की फोकस दूरी ची परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। जल्द से जल्द कमेंट करिए क्या इसका आंसर होगा। इसका आंसर होगा अवतल दर्पण। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 30 अवतल दर्पण में आवर्धन काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है। कहते हैं ऑप्शन नंबर ए फोकस और ध्रुव के बीच,
ऑप्शन नंबर बी वक्ता केंद्र के से, ऑप्शन नंबर सी फोकस पर, ऑप्शन नंबर डी वक्ता केंद्र और फोकस के बीच। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा क्या चीज, तो फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे तो काल्पनिक और प्रतिबिंब प्राप्त होगा। दर्पण के कहाँ होगा, पीछे प्राप्त होगा। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्ता त्रिज्या होगी। कहते हैं ऑप्शन नंबर ए में देखना है तो 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी में 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी में 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी में 60 सेंटीमीटर। तो आपका सही आंसर क्या होगा, जल्द से कमेंट करिए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। कहते हैं आँख, नाक, कान, गला के चिकित्सा द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला दर्पण है। तो ऑप्शन नंबर ए में उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी में अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी में समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो 32 का आपका आंसर क्या होगा, जल्द से जल्द कमेंट करिए। तो आपका 32 का आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। 33 क्वेश्चन देखिए। कहते हैं उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्व मान है। आंसर ए में 22/2, ऑप्शन बी में 1, ऑप्शन सी में 1/2, ऑप्शन डी में अनंत। तो 33 का आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1/2। कहते हैं 34 क्वेश्चन। कहते हैं अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। कहते हैं आपका ऑप्शन नंबर ए में छोटा, ऑप्शन नंबर बी में सीधा, ऑप्शन नंबर सी में आभासी, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी। तो आप लोग जल्द से जल्द बताइए कि इसका प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। कहते हैं 35 क्वेश्चन आप देख लीजिए, यह आपका लास्ट क्वेश्चन है। कहते हैं यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब होगा, सीधा बनेगा, ऑप्शन नंबर बी आधा बनेगा, ऑप्शन नंबर सी कम तीव्र बनेगा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कि कम तीव्र बनेगा। यह आपका प्रकाश का परावर्तन चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन था। चलिए आपका सारा क्वेश्चन समाप्त हुआ। एक चैप्टर से 35 क्वेश्चन ही अभी तक पूछे गए हैं। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने मित्र के पास भी शेयर करें ताकि वो भी पढ़ सके। देखिए अगर शेयर करने से या अगर आपको मदद करने से किसी का भलाई होता है तो आप करना ना करें भूलें। आपके करने से ही किसी का भलाई हो तो करें अवश्य। धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में सेकंड चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत।